हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कि जब डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक हो जाता है तब उसको रिपेयर कैसे किया जाता है, उस सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। यानी कि डीएनए के अंदर जब सिंगल स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक हो रहा था तब सारी मशीनरी काम कर रही थी। मिस रिपेयर मशीनरी थी, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मशीनरी थी और बेस एक्सेशन रिपेयर मशीनरी थी। लेकिन अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए में ब्रेक हो रहा है तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म काम करती है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म कैसे काम करती है, तो देखिए होमोलोगस का क्या मतलब हो गया कि अपनी बॉडी के अंदर डीएनए होता है और उस डीएनए की सेम कॉपी दूसरे डीएनए होती है। यानी कि एक डीएनए तो कहाँ से आया है, मदर से आया है, और एक डीएनए फादर से आया है। ये दोनों के दोनों सेम डीएनए होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एक दूसरे का होमोलोगस डीएनए बोलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में एक डीएनए काम करता है और एक डीएनए साइलेंट रहता है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का डैमेज आ जाता है, डबल स्ट्रैंड के अंदर डैमेज आ जाता है, तो फिर ये दोनों हैं वो एक दूसरे को सहयोग करके रिपेयर करने का काम करते हैं। तो होमोलोगस के अंदर क्या होगा कि एक डीएनए का दूसरा होमोलोगस डीएनए है वो आकर के रिपेयर मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। और होमोलोगस का मतलब हो गया कि एक डीएनए की सेम कॉपी होती है। वह एक कॉपी तो कहाँ से आती है, फादर से आती है, और एक कॉपी मदर से आती है। इसीलिए तो होते हैं ना एन एंड एन टू एन, यानी कि क्या होता है एन और एन टू एन हो गया। ये एन था और ये एन था, और अपन क्या हो गए डिप्लॉइड, यानी कि 2n हो गए। 23 क्रोमोजोम तो कहाँ से आए, फादर से, 23 क्रोमोजोम मदर से, 46 हो गए। और इस 46 को क्या बोलते हैं, 2n बोलते हैं, और इन दोनों को n बोलते हैं। यानी कि हैप्लॉइड हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक को कैसे रिपेयर किया जाएगा, उस सब स्टेप्स के बारे में अपन बातें करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप आती है कि ब्रेक रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि जहां से डीएनए का डैमेज हुआ है, किसी भी प्रकार का डैमेज हुआ है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब ब्रेक जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है, यूवी रेज की वजह से हो सकता है गामा, बीटा, अल्फा, जितनी भी रेज होती हैं उन रेज की वजह से हो सकता है। जैसे कि मान लो कंप्लीटली कंटिन्यूसली अपन ले रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं, या फिर कोई कीमोथेरेपी ले रहे हैं, ये जो ब्रेक है वो किसी भी वजह से हो सकता है। तो मान लो कि डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया और डबल स्ट्रैंड ब्रेक को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर रिकॉग्नाइज करने का काम रेक ए प्रोटीन करेगी, और यूकैरियोट्स के अंदर रिकॉग्नाइज करने का काम RAD51 और BRCA1 प्रोटीन करने का काम करेंगी। रेक का मतलब होता है रिकॉम्बिनेज ए प्रोटीन। अब देखिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन डीएनए रिपेयर को मैं आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। प्रोसेस सेम है, मैकेनिज्म सेम है, बस प्रोटीन के नाम अलग अलग होते हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यही फंडा होता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का आपको कंटिन्यूअसली हर चीज़ में ध्यान रखना ही रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें चलती है, या तो प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। अब दोनों की मैकेनिज्म जो होती है वो हमेशा, चाहे आप रेप्लिकेशन की बात कर लो, चाहे आप ट्रांसक्रिप्शन की बात कर लो, ट्रांसलेशन की बात कर लो, या डीएनए डैमेज रिपेयर, इन सब चीज़ों की बात कर लो, मैकेनिज्म सेम रहती है। कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो उनके नाम हैं चेंज होते जाते हैं। तो अपन साथ साथ में ले रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, उसका कंपेरेटिव एनालिसिस कर पाओ। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर डैमेज को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करेगा, रेक ए प्रोटीन करेगा, और यूकैरियोट्स के अंदर रिकॉग्नाइज करने का काम RAD51 एंड BRCA1 प्रोटीन करती है। BRCA1 प्रोटीन कहाँ से नाम निकला है, ब्रेस्ट कैंसर। ये नाम कहाँ से निकला है, ब्रेस्ट कैंसर। यानी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि होमोलोगस डीएनए रिपेयर अगर म्यूटेंट हो गया तो फिर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ये नॉर्मली महिलाओं में देखने को मिलेगा। तो देखिए ये रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज करने के बाद में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एंड्स, यानी कि जहाँ पर भी डैमेज दिख रहा है उस डैमेज को कट करना है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ एंड। यानी कि एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी और एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी की जाती है। इसके साथ साथ में उस डीएनए के टुकड़े को काट करके अलग करना है, तो फिर उसके साथ क्या काम करता है, हेलिकेज एंजाइम। अब प्रोसेस ऑफ एंड्स का काम प्रोकैरियोट्स में तो करेंगे रेक BCD कॉम्प्लेक्स, और यूकैरियोट्स में करेंगे MRX कॉम्प्लेक्स। अब MRX के अंदर क्या होता है, RAD50, RAD58, RAD60, ये सब जो होते हैं वो MRX का ही हिस्सा होते हैं, और इसको कंबाइंडली अपन MRX कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
तो प्रोसेस ऑफ एंड्स का मतलब हो गया कि डीएनए जहां से डैमेज है उसके टुकड़े को काट करके अलग करना है ताकि डैमेज को हटाया जा सके। डैमेज को हटाने के बाद में उसको रिपेयर किया जाएगा। अब प्रोसेस ऑफ एंड्स का काम प्रोकैरियोट्स में तो रैक बीसीडी करेंगे और यूकैरियोट्स में एमआरएक्स कॉम्प्लेक्स करेंगे। प्रोसेस ऑफ एंड्स करने के बाद में यानी कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी करने के बाद में जो थर्ड स्टेप आती है वो होती है स्ट्रैंड इन्वेजन। स्ट्रैंड इन्वेजन का मतलब होता है कि जहाँ से आपने एंड्स की प्रोसेसिंग की है वो नीचे कुछ झुकना स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं और यह डीएनए स्ट्रैंड है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करके इस तरफ ऐसे कवर करना स्टार्ट कर देता है। अब इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों हुआ वो भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात है। स्ट्रैंड इन्वेजन का मतलब होता है कि यह स्ट्रैंड बीच में से उठ करके एक दूसरे स्ट्रैंड को यानी कि होमोलोगस डीएनए स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में डीएनए रिपेयर में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड इन्वेजन। अब स्ट्रैंड इन्वेजन का काम प्रोकैरियोट्स में तो रैक ए प्रोटीन करेगा और यूकैरियोट्स के अंदर RAD51 और BRCA2 यानी ब्रेस्ट कैंसर प्रोटीन 2 काम करेगी। अब स्ट्रैंड इन्वेजन कर दिया। स्ट्रैंड इन्वेजन करने के बाद में होगा डीएनए का सिंथेसिस। इसके बाद में क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस एंड निक्सिलिंग। अब देखिए स्ट्रैंड इन्वेजन क्यों किया था हमने, यह डीएनए स्ट्रैंड कुछ ऊपर आया, यह डीएनए स्ट्रैंड ऊपर आया, इसकी वजह से ऊपर कुछ गैप था, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज ने काम किया, इसकी कॉपी करके क्या सिंथेसाइज किया, ऊपर वाला स्ट्रैंड। इसी प्रकार से ये स्ट्रैंड नीचे आया, यहाँ पर कुछ डैमेज था, इसकी कॉपी करके स्ट्रैंड किसका सिंथेसाइज किया, इस स्ट्रैंड को सिंथेसाइज किया। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि होमोलोगस डीएनए जो हैं वो अपनी कॉपी के दूसरे डीएनए को सिंथेसाइज करवाने में हेल्प कर गए हैं और इसको एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज किया जाएगा। यानी कि ये स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज हुआ है और नया सिंथेसाइज हुआ है तो इसके लिए एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन हुआ, ये नीचे वाला। इसी प्रकार से ये स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज हुआ, इसके लिए एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा हुआ, ये नीचे वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट हुआ। तो इस प्रकार से ये होमोलोगस था और इसकी हेल्प किसने की, नीचे वाले ने। उसी प्रकार से ऊपर वाला होमोलोगस था, इसकी हेल्प किसने की, इस बीच वाले स्ट्रैंड ने हेल्प की। और इस प्रकार से डीएनए का सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, ये यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है घुमावदार, यानी कि ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये इसको हॉलीडे जंक्शन बोलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हॉलीडे जंक्शन बोलते हैं। और हॉलीडे जंक्शन किसने बनवाया, हॉलीडे जंक्शन कहाँ बना, स्ट्रैंड इन्वेजन के टाइम। और हॉलीडे जंक्शन किसने बनवाया, रैक ए प्रोटीन ने। और यूकैरियोट्स की बात करो तो BRCA2 और RAD51। तो हॉलीडे जंक्शन अगर नाम आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि हॉलीडे जंक्शन का मतलब हो गया कि स्ट्रैंड इन्वेजन आया और स्ट्रैंड इन्वेजन की वजह से जो दो होमोलोगस डीएनए स्ट्रैंड थे वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैपिंग करके एक दूसरे की डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसाइज कराने में हेल्प कर रहे हैं। इसका मतलब होता है हॉलीडे जंक्शन, इसी को अपन बोलते हैं हॉलीडे जंक्शन। तो देखिए डीएनए का सिंथेसाइज प्रोकैरियोट्स में तो किसने करवाया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंड डीएनए लाइगेज ने। डीएनए लाइगेज ने क्या काम किया, निक्सिलिंग किया और डीएनए पॉलीमरेज ने गैप फिलिंग किया। उसके बाद में यूकैरियोट्स की बात करो तो यूकैरियोट्स के अंदर पॉलीमराइजिंग एंजाइम कौन से थे, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एप्सिलॉन। और डीएनए लाइगेज तो सेम टू सेम है, यानी कि निक्सिलिंग का काम करेगा। उसके बाद में डीएनए का सिंथेसाइज हो चुका है, डैमेज भी हट चुका है, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है कि ये जो हॉलीडे जंक्शन अभी बना हुआ है यह हॉलीडे जंक्शन कैसे ठीक हो, क्योंकि ये जो दोनों डीएनए की कॉपी है इसको वापस अलग तो होना है, इनको अलग अलग सेल्स में जाना है, डीएनए की कॉपीज को अलग होना है। तो उस हॉलीडे जंक्शन का आगे क्या समाधान होता है, उसका आगे समाधान होता है ब्रांच माइग्रेशन। ब्रांच माइग्रेशन के अंदर आप देख पा रहे हो कि हॉलीडे जंक्शन के जो दोनों पार्ट्स थे वो अलग अलग आगे खिसक गए, यानी कि अपनी जगह से ये इसके अंदर तो आप देख रहे हो बीच में थे और ये धीरे धीरे ब्रांच माइग्रेशन के द्वारा क्या हो गए, हॉलीडे जंक्शन आगे खिसक गए। इस प्रकार हॉलीडे जंक्शंस का आगे खिसकना क्या कहलाता है,
ब्रांच माइग्रेशन कहलाता है। और ब्रांच माइग्रेशन के अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर करवाता है RUVA-AB प्रोटीन, और यूकैरियोट्स के अंदर अभी पता नहीं लग पाया है कि यूकैरियोट्स के अंदर ब्रांच माइग्रेशन करवाने का काम कौन कर रहा है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर RUVAB करवाती है। RUVAB का मतलब होता है रिजोल्वेज प्रोटीन AB। RUV का मतलब हो गया कि रिजोल्वेज प्रोटीन AB। और यूकैरियोट्स के अंदर ब्रांच माइग्रेशन का अभी पता नहीं लग पाया। ब्रांच माइग्रेशन का सीधा सीधा ध्यान रखना कि ब्रांच माइग्रेशन का मतलब होता है हॉलिडे जंक्शन का आगे की तरफ खिसकना। अब ये हॉलिडे जंक्शन जो है वो ये हॉलिडे जंक्शन इस डायरेक्शन में आगे खिसकेगा और ये इस डायरेक्शन के अंदर आगे खिसकेगा, और ये खिसकता खिसकता कहाँ तक पहुँच जाएगा, लास्ट में बाहर की तरफ पहुँच जाएगा। यानी कि दोनों स्ट्रैंड हैं वो एकदम से प्रॉपर हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब ये ब्रांच माइग्रेशन आगे खिसकता खिसकता लास्ट तक पहुँचाएगा और ये डीएनए अलग हो जाएगा और ये ऊपर वाला डीएनए अलग हो जाएगा, यानी कि दोनों डीएनए की कॉपीज जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिजोल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन। यानी कि दो डीएनए आपस में फंसे हुए थे, उस फंसे हुए डीएनए को सेपरेट करने की प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, रिजोल्यूशन। और ये सब जगह लागू होती है। जैसे कि मान लो प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन होता है, प्रोकैरियोट्स के रेप्लिकेशन के अंदर भी आप देखते हो कि जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे के अंदर ओवरलैपिंग हो जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं थीटा रेप्लिकेशन। थीटा रेप्लिकेशन के अंदर होता है कि दो डीएनए इस प्रकार से, यानी कि प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर होता है और यह डीएनए का ऐसे रेप्लिकेशन होता है, यानी कि दोनों डीएनए एक दूसरे के अंदर उलझे हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद में ये डीएनए है वो ऐसा दिखाई देगा और ये डीएनए ऐसा दिखाई देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। इसको भी रिजोल्यूशन बोलेंगे और इस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि दो डीएनए के स्ट्रैंड जब आपस में फंसे हुए हैं वो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को ही रिजोल्यूशन बोला जाता है। रिजोल्यूशन का काम कौन से फैक्टर्स करवाते हैं, प्रोकैरियोट्स में तो RUVC करवाता है, रिजोल्वेज प्रोटीन C, और यूकैरियोट्स के अंदर RAD51, XRRCC3, WRN, BLM, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो रिजोल्यूशन का काम करवाते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर RUVC करवाता है। इसके अलावा ये स्ट्रैंड मान लो आपस में फंसे हुए हैं तो इसको रिलैक्स करने का काम किया जाएगा, और रिलैक्स करने का काम जो है वो टोपो आइसोमरेज सेकेंड के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार रिजोल्यूशन का काम है वो यूकैरियोट्स के अंदर RAD51, XRRCC3, WRN, BLM और टोपो आइसोमरेज सेकेंड कर रहे हैं, और प्रोकैरियोट्स के अंदर RUVC कर रहे हैं। अब देखिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर मशीनरी जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी काम कर रही है और यूकैरियोट्स के अंदर भी काम कर रही है। नेक्स्ट उसके बाद में आती है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में काम करती है। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग जो है वो प्रोकैरियोट्स में काम नहीं करती, प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए का रिपेयर वह नहीं करती। तो जितने भी आपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पढ़े वो आप देख पा रहे हो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो आसान है और यूकैरियोट्स के अंदर थोड़े मुश्किल हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि मोस्ट ऑफ एग्जाम्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में बातें की जाती है, ये जितने भी प्रोटीन्स हैं वो प्रोकैरियोट्स के ही पूछे जाते हैं, यूकैरियोट्स के नहीं पूछे जाते। यूकैरियोट्स के बारे में इतना पूछ सकते हैं कि मान लो कौन सा कैंसर होगा तो अपन बता सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर, या फिर पूछ सकते हैं BRCA1 क्या होता है, BRCA2 क्या होता है। तो ये भी अपन बता सकते हैं कि BRCA1 जो है वो ब्रेक रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है और BRCA2 है वो स्ट्रैंड इन्वेजन का काम कर रहा था। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो प्रोकैरियोट्स से ही आते हैं। यूकैरियोट्स का मैंने आपको इसलिए साथ में ही बता दिया, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो और आपके पास में जानकारी हो। लेकिन मोस्ट ऑफ डीएनए रिपेयर जो आता है वो प्रोकैरियोट्स के बारे में ही पूछा जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का रिपेयर मैकेनिज्म हो, चाहे MMS हो, चाहे NER हो, चाहे बेस एक्सेशन रिपेयर मशीनरी हो, चाहे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो, या फिर आगे पढ़ेंगे एसओएस रिपेयर मशीनरी, वो भी होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और यूकैरियोट्स में क्वेश्चंस कम आते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि कैंसर के बारे में आ सकता है, या फिर छोटी सी बात ये पूछ सकते हैं कि कौन से रिपेयर मशीनरी के अंदर कौन सा डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ के अंदर तो क्या कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज
डेल्टा एंड एप्सिलॉन ही काम कर रहे हैं। बस बेस एक्सट्रेक्शन रिपेयर मशीनरी ऐसी थी जिसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज सेकंड काम करता है, उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी सारा का सारा जो है वो कंपेरेटिव स्टडी करने के बाद में पता चलेगा कि चीज़ें हैं वो सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है डिफरेंट टाइप की रिपेयर मशीनरी के अंदर। तो ये बात थी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन डीएनए रिपेयर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे एसओएस रिपेयर मशीनरी, जो कि लास्ट रिपेयर मशीनरी होगी, यानी कि डीएनए को रिपेयर करने का लास्ट चांस अपने पास में होगा। अगर वह रिपेयर मशीनरी फेल हो गई तो इसका मतलब होगा कि अब आगे डीएनए को रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।